रात का 1:30 बज रहा है। बिल्कुल पर्याप्त माहौल है रिकॉर्डिंग करने के लिए। कक्षा 11वीं चैप्टर नंबर 2 हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज कि किस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो यूकैरियोटिक सेल में जब बदली तो कैसे बदली। हर एक ऑर्गेनल की एक दास्तान है, एक कहानी है, वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का बेसिक ज़िक्र हमने किया है ऑलरेडी, लेकिन उस बेसिक ज़िक्र में केवल और केवल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का ही ज़िक्र हो पाया कि किस तरीके से जैसे ही प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म समुद्र के अंदर में या पानी के अंदर में बहुत ज़्यादा तादाद में अगर हो गए हैं तो फिर दो चीज़ें अगर लिविंग बीइंग्स हैं और एग्जिस्ट करती हैं तो उनके बीच में सभी तरीके के जो रिलेशनशिप हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। वो रिलेशनशिप एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने वाला भी होगा। एक सेल दूसरे सेल को खा जाती है, जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बिल्कुल उस तरीके से भी एक बड़ी सेल दूसरे सेल को खा जाती हैं, ऐसा भी होता रहा होगा। जो खाने का प्रोसेस है उसको आम भाषा में आप एनगल्फ करना या फेगोसाइटोसिस के नाम से आप जानते हैं। इसके अंदर में जो सेल खा रही है वही अपनी मेम्ब्रेन को इस तरीके से अंदर की तरफ इनफोल्ड करती है कि जो दूसरी वाली सेल है वो इनफोल्डिंग के अंदर में चली जाए, और जो सेल बड़ी सेल है वो अपना मुंह बंद कर लेती है। उससे क्या होता है कि अब अंदर एक पाउच बन गया है, उस पाउच के अंदर में एक बैक्टीरिया मौजूद है, मतलब अभी टोटल जो लेयर है लिपिड की वो 2 हैं। और यही वजह है कि प्लास्टिड के अंदर में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में आपको जो 2 मेन मेम्ब्रेन नज़र आती हैं। और आज की तारीख में जब हमने उनका डिटेल्ड एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि दोनों जो मेम्ब्रेन हैं उनमें काफ़ी अंतर है। काफ़ी अंतर इन द सेंस कि जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा मिलती जुलती है एज़ कम्पेयर टू जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोटिक सेल से ज़्यादा मिलती जुलती है। अगर हम देखेंगे वो मेम्ब्रेन्स जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वो अंदर जा कर के अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इनफोल्डिंग्स बना देती है। तो अंदर वाली मेम्ब्रेन में ज़्यादातर मेन एंजाइम्स हैं, जैसे कि जैसे एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज माइटोकॉन्ड्रिया ये बड़ा ही मतलब नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मल इन द सेंस कि सभी लोग जानते हैं कि 8वीं छठी क्लास से मैं कहूँगा कि आप लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। ओके, पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब होता है कि वो एटीपी जनरेट कर सकता है। एटीपी को जनरेट करने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है वो है एटीपी सिंथेज। अब ये जो एटीपी सिंथेज है ये असल में एक मोटर है। ये मोटर जैसे किसी भी मोटर को चलाने के लिए आपको किसी न किसी तरीके से एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्या, जैसे आप एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर, के एक फॉर्म से आप दूसरी फॉर्म में उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मोटर है ये जब घूमती है तो इसको घुमाने के लिए आपको एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। वो एनर्जी आती है H+ आयन के ट्रांसपोर्ट से। आइडिया ये है कि जब चीज़ें अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं तो फिर वो एनर्जी लूज़ करती हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जैसे आप लीजिए, आप किसी दूसरे माले बिल्डिंग की बालकनी में खड़े हैं, तो अगर आप धरती के सरफेस से लेंगे तो आपकी एक पोटेंशियल एनर्जी है जो कि है mgh। जैसे ही आप बिल्डिंग से कूदेंगे तो वो mgh कन्वर्ट हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी में, 12 mv² के अंदर में, लेकिन वो कन्वर्ट हुआ है ना।
तो वही एनर्जी है। तो आपने क्या किया, आपने एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरीके से H+ आयन जो हैं उनकी जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, और जिस तरीके से आप ज़्यादा MgH की वैल्यू से लोअर MgH की जो वैल्यू है, आप कहेंगे तो और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टर्म्स में कहेंगे तो आप ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाली जगह से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाली जगह पे अपने आप चले गए, क्योंकि जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होता है वहाँ, जहाँ पोटेंशियल कम होता है, चीज़ें खुद ब खुद चली जाती हैं। अब ये पोटेंशियल प्रेशर का भी हो सकता है, जैसे कि प्रेशर पोटेंशियल में समझ लीजिए कि आपने सांस जब हम लेते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर में नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल होता है। तो मतलब कि मान लीजिए हवा में प्रेशर पोटेंशियल है 5 का और आपके लंग्स में प्रेशर पोटेंशियल है -2 का। तो 5 ज़्यादा बड़ा टर्म है, -2 कम टर्म है, तो ज़्यादा से हवा जो है वो ऑटोमेटिकली लंग्स के अंदर में चली जाएगी। तो इसको कहते हैं ज़्यादा प्रेशर पोटेंशियल से कम प्रेशर पोटेंशियल की तरफ ऑटोमेटिकली एयर बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के अपने आप चली जाएगी। एक तरफ वोल्टेज पोटेंशियल ज़्यादा है, एक तरफ वोल्टेज पोटेंशियल कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वाली जगह से लोअर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वाली जगह पे ऑटोमेटिकली चले जाएगा। इसके अलावा आपको बोला जाता है कि आप कभी भी चलती ट्रेन के बगल में ना खड़े हों, क्योंकि जब आप दोनों एक चलती हुई ट्रेन के बीच में अगर आप के किनारे पर अगर आप खड़े होंगे तो आप दोनों के बीच में से एयर के मॉलिक्यूल जल्दी निकल जाएंगे। सेंटर में से एयर के मॉलिक्यूल जल्दी निकल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू किनारे। तो सेंटर में एक नेगेटिव एयर का स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाता है और आप जो हैं ट्रेन की तरफ खिंच सकते हैं। तो आप भी जहाँ खड़े हैं वहाँ प्रेशर ज़्यादा था, ज़्यादा प्रेशर पोटेंशियल से कम प्रेशर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। इसका और भी ज़्यादा इजी एग्ज़ाम्पल है, जो अक्सर नारियल पानी पीते वक्त जो आपको स्ट्रॉ दिया जाता है वो इतना पतला होता है कि अगर आप उसमें ज़्यादा तेज़ी से सक करेंगे तो जो वो है वो पिचक जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपने बहुत तेज़ी के साथ सक किया तो जो उसका सेंटर था वहाँ से तो एयर बहुत जल्दी खाली हो गई, और जब एयर सेंटर से खाली हो जाएगी तो जो उसके किनारे हैं वो ज़्यादा प्रेशर पे हैं, बीच में कम प्रेशर है, तो वो अपने आप चिपक जाएगा। इसके अलावा कंसंट्रेशन पोटेंशियल कि अल्टीमेटली ये सारे एग्जांपल से हमने देखा कि एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो उसी तरीके से H+ आयन की कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा मोर कंसंट्रेशन पोटेंशियल है, वहाँ से वो कम कंसंट्रेशन पोटेंशियल की तरफ अपने आप चला जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये जाएगा तो वो ATP सिंथेज की बात कर रहे थे हम कि भाई आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन है, एक बाहर वाली एक अंदर वाली मेम्ब्रेन पर ATP सिंथेज है। हमने बात की थी किस तरीके से ATP सिंथेज कुछ नहीं है, बस एक मोटर है। तो होगा यूँ कि जब H+ आयन अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो कुछ एनर्जी लूज़ करेगा, उसी एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया जाता है ADP और फॉस्फेट को जोड़ने के लिए। तो आपने फिर जो एनर्जी है वो आपने कंज़र्व करके रख दी है ATP के मॉलिक्यूल में, और फिर बाद में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस ATP के मॉलिक्यूल को तोड़ करके एनर्जी जो है वो आप इससे निकलवा लेंगे। यही ATP सिंथेज का जो मॉलिक्यूल है वो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में है तो हमारे अंदर में तो वो ATP बना रहा है, लेकिन आप याद रखिए कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है कभी किसी ज़माने में बैक्टीरिया हुआ करता था, तो वहाँ पर ATP सिंथेज़ का क्या काम था? वहाँ पर ATP सिंथेज़ जो है वो ये समझिए कि फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला की बेसल बॉडी में भी काम किया करता था। तो फ्लैजिला जो होता है वो 3 पार्ट का बना होता है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। बेसल बॉडी वो पार्ट होता है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर में घुसा हुआ होता है, और ये मोटर ही है एक तरीके से।
तो अब क्या होगा कि H+ आयन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और ATP का इस्तेमाल होगा, तो ये जो मोटर है ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी और बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करेगी। तो किस तरीके से एक ऐसा प्रोटीन जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में मौजूद था और उसे मूवमेंट करने के लिए मजबूर करता था, आज की तारीख में वही प्रोटीन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ATP को सिंथेसाइज करवाने में हमारी हेल्प करता है। तो ये बात रही माइटोकॉन्ड्रिया की कि किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अंदर में उसके पास 2 मेम्ब्रेन हैं। और बैक्टीरिया है, इस बात के और भी सबूत हैं। वो सबूत हैं कि बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन्स खुद बना सकता है। उसके पास खुद का राइबोसोम है, 70S वाला राइबोसोम है जो कि बैक्टीरिया के पास होता है। उसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है। उसके पास वो सभी चीज़ें हमें मिल जाती हैं जो कि एक बैक्टीरिया के पास मिलेंगी। तो वहाँ से बात पूरे अच्छे तरीके से सत्यापित है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक बैक्टीरिया ही है। और बिल्कुल सेम रीजनिंग्स लागू होती हैं क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ इनफोल्ड होने लगी, अंदर की तरफ घुसने लगी और सेंटर में जहाँ जेनेटिक मटेरियल रखा हुआ था उसको अंदर की तरफ घुस के, जैसे याद कीजिए आप गुब्बारा आता है, तो गुब्बारे 2 तरीके के आते हैं, एक नॉर्मल गुब्बारा आता है और एक गुब्बारा आता है जिसमें वो सेब की शेप का गुब्बारा बनाते हैं, तो उसको एक तरफ से पकड़ के अंदर की तरफ घुसेड़ते हैं। तो वही हुआ कि जो मेम्ब्रेन है उसको पकड़ के जब हम अंदर की तरफ घुसेड़ रहे हैं तो वो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जा कर के खुद ब खुद जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी चारों तरफ उसने कवरिंग बना ली है। जब आप इसको बनाएंगे, बना कर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब वो अंदर की तरफ घुस रहा है तो असल में उसकी 2 मेम्ब्रेन बनेंगी। इसलिए न्यूक्लियस की भी 2 मेम्ब्रेन होती हैं। तो न्यूक्लियस की जब 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन हो गई और एक बाहर वाली मेम्ब्रेन हो गई, तो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो फिर और ज़्यादा अपना फैलाव करती है और वही जब अपने आप को फैलाती है और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाती है तो वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 तरीके के होते हैं, जब राइबोसोम साइटोप्लाज्म में घूम रहा हो या जो राइबोसोम है वो या फिर वो राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठा हुआ हो। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब राइबोसोम बैठ जाता है तो फिर वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। इसके अलावा वही मेम्ब्रेन का पार्ट निकल करके जो है वो आपका आगे चल कर के गोल्जाई बॉडी बना। तो आप देखेंगे तो बाकी जो चीज़ें हैं वो अंदर ही मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स ही हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो धीरे धीरे यूकैरियोटिक सेल में जो है वो कन्वर्ट हो गई। और जो कि ये पहली सेल थी इस दुनिया के अंदर में जो सिंगल सेल थी और यूकैरियोटिक थी, तो जब वक्त आगे बढ़ा तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव में इस तरीके से समझ सकते हैं कि 3 तरीके की इससे लीनेज निकलेंगे। आगे चल कर के प्रोटिस्टा मल्टी सेलुलैरिटी को इख्तियार करेगी, अडाप्ट करेगी और मल्टी सेलुलैरिटी लेते ही 3 तरीके की चीज़ें हमारे पास हैं। एक वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो हो गए प्लांट। वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, वो हो गए हमारे कंज्यूमर या फिर एनिमल्स या एनिमेलिया। और तीसरे वो जो कि डिकम्पोज़र हैं, मल्टी सेलुलर हैं और डिकम्पोज़र हैं, वो आपके हो जाएंगे फंगस। तो ये तीनों चीज़ें आगे जाकर के बन रही हैं, तो इसका मतलब है कि प्रोटिस्टा जो कि भांति भांति प्रकार के होंगे उनमें आपको इनकी परछाई दिखाई देगी, क्योंकि इन्हीं से आगे चल कर के प्लांट बने, एनिमल बने, फंगस बना। तो इनके जैसे जीव आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी में 5 प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्रिसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। तो जो पहले 2 एनसीईआरटी में दिए हुए हैं क्रिसोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये दोनों के दोनों
प्लांट की तरह एक्ट करते हैं। मतलब ये कहना गलत होगा कि प्लांट की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वहीं उन्हीं पूर्वजों से आगे चल कर के आपका क्या बना है, प्लांट बने हैं। तीसरे नंबर पे है हमारा स्लाइम मोल्ड, सॉरी पहले 2 नंबर पे हो गए क्रिसोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट, फिर आपका आता है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स जो है वो लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, लेकिन लाइट की एब्सेंस में एनिमल की तरह एक्ट कर लेते हैं, तो इनको हम मिक्सोट्रोफिक बोलते हैं कि ये लाइट की प्रेजेंस में प्लांट हैं और लाइट की एब्सेंस में एनिमल हैं। फिर आपका स्लाइम मोल्ड आता है। तो स्लाइम मोल्ड के जो पूर्वज थे, उन्हीं पूर्वजों से आगे चल कर के आज की तारीख में हमारे पास स्लाइम मोल्ड जैसी चीज़ें हैं, और वही उन्हीं के पूर्वजों से एक डायरेक्शन में फंगस भी बने हुए हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स के अंदर में थोड़े से फंगस वाले कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं। और फिर आखिरी वाला है प्रोटोजोआ। इन्हीं के पूर्वज जब आगे बढ़े तो एक डायरेक्शन में प्रोटोजोआ बन गए और एक डायरेक्शन में किंगडम एनिमेलिया बन गया। हाँ, तो इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करता है।